Okay, so fourth lecture and हमने लास्ट क्लास में वी डिड आई थिंक हमने मेथड्स कर लिए थे सारे. देन क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके कैलकुलेशन में, मेथड जो मेथड्स हैं उनमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी. नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिवीजन इन एनआई अकाउंटिंग मेथडोलॉजी, यानी कि मेथडोलॉजी. एक्चुअली हुआ क्या, 2015 में हमने पूरे सिस्टम को रिवाइज किया. ठीक है, एंड देखो अभी मैं आपको क्या क्या चीज़ें बताऊंगा. पहले क्या हमने चेंजेस किए, ठीक है, देन ये मेंस के लिए अब क्वेश्चन आएगा. अब यहाँ से जो पढ़ेंगे ना उसको मेंस में आने के बहुत चांसेस हैं एंड आते हैं. सो मेंस के लिए भी तो हमें प्रिपेयर करना है प्रॉपरली. ठीक है, खाली प्री निकाल के तो क्या ही फ़ायदा है हमें. प्री देन मेंस देन इंटरव्यू, सारा सेक्शन हमें प्रॉपरली क्लियर करना है, इसलिए हम हर तरीके से प्रिपरेशन करेंगे. सो रिवीजन इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग मेथडोलॉजी. तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पहले तो फॉर्म हो सकता है कि व्हाट आर द चेंजेस. ठीक है, क्या क्या चेंजेस वहाँ पे 2015 में हमने किए. देन ओल्ड मेथडोलॉजी वर्सेस न्यू मेथडोलॉजी, यानी जो ओल्ड मेथडोलॉजी था और न्यू मेथडोलॉजी को कंपेयर करने को आएगा. ठीक है, सो वी विल राइट एवरीथिंग, डोंट वरी. सो यहाँ पे ध्यान दो पहले हमने क्या चेंजेस किए हैं, किस तरीके से क्या हो रहा है. सो रिवीजन इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग मेथडोलॉजी 2015 में सम चेंजेस आर देयर. ये चेंजेस किसके बेसिस पे हुए. ठीक है, तो पहले तो क्या क्या चेंज किए, फिर मैं प्रॉपरली, डोंट राइट एनीथिंग, आई विल मेक यू राइट एवरीथिंग सो यू विल बी एबल टू राइट इन मेंस एग्जाम. ठीक है, प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे में मैं लिखवाऊंगा. ठीक है, सो आप अभी कुछ मत लिखो, पहले समझ लो अच्छे से. सबसे पहले हमने बेस ईयर चेंज किया. 2004-5 को चेंज करके हमने बेस ईयर कर दिया 2011-12. ऑब्वियस है, जो न्यू सैम्पल सर्वे हुआ था वो इसी ईयर में हुआ था, जो रिसेंट सैम्पल सर्वे था. सो ठीक है, देन सेकेंड हमने क्या चेंज किया कि जीडीपी अब किसके बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो अब हमने जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस को कंसिडर किया, एट कांस्टेंट प्राइस. पहले हम क्या प्रेफर करते थे, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट एट कांस्टेंट प्राइस. नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए हम क्या मेजर कर रहे हैं, यूज जीडीपी एट मार्केट प्राइस. अच्छा, ये सब क्यों कर रहे हैं, ये कैसे चेंजेस कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली तो नहीं कर रहे हैं. एक्चुअली हम ये लोग ये सब एसएनए यानी सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, ये क्या है. अब सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट क्या है, लिखना मत कुछ भी, आई विल मेक यू राइट एवरीथिंग. ठीक है, सो डोंट वरी. ऐसे सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट क्या है आपका ध्यान देना, ये आईएमएफ की गाइडलाइंस होती हैं. ठीक है, ये क्या होती हैं, आईएमएफ की गाइडलाइंस होती हैं कि किसी भी कंट्री को कैसे अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ को मेज़र करना चाहिए. कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं, तो उसकी गाइडलाइंस की हेल्प के मुताबिक हमने एसएनए के ऊपर से ये सारे चेंजेस किए. एंड तीसरा चेंज क्या किया, ये दो क्लियर हुआ आपको. पहला तो हमने बेस ईयर चेंज कर दिया. दूसरा, जो हम फैक्टर कॉस्ट पे मेज़र करते थे अब हम उसको मार्केट प्राइस पे मेज़र करेंगे. और ऑब्वियस है हमें मार्केट प्राइस पे करना चाहिए, तभी तो हमें डायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, इन सब के बारे में पता चलेगा कि क्या चेंजेस गवर्नमेंट कर रही है. एंड तीसरा, अब हमने ग्रोथ रेट को सेक्टर वाइज मेज़र करने को सोच लिया. वो भी कौन से मेथड से, जीवीए एट बेसिक प्राइस. हमने पढ़ा था ना ग्रॉस वैल्यू एडेड, लास्ट क्लास में जीवीए किया है. हाँ, टेस्ट तो है आज, जितना आप लोगों का नेशनल इनकम अभी तक हुआ है उतना टेस्ट है. ठीक है, सो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस.
GVA एट बेसिक प्राइस। अब इसको हम सेक्टर वाइज ग्रोथ भी मेजर करेंगे ऑन दिस पैरामीटर, सेक्टर वाइज ग्रोथ ऑन दिस पैरामीटर। तो ये 3 बड़े चेंजेस हमने किए। अगर आपको ये 3 चेंजेस ऐसे भी याद है ना तो आप एग्जाम में लिख पाओगे ओल्ड मेथोडोलॉजी वर्सेस न्यू मेथोडोलॉजी। बट सिर्फ इतना ही कंपैरिजन काफ़ी तो नहीं होगा ना, हमें ये भी दिखाना पड़ेगा कि क्या इश्यूज थे ओल्ड मेथोडोलॉजी में एंड क्या इजी चीज़ है न्यू मेथोडोलॉजी में, फिर क्या क्या कंट्रोवर्सीज हुई हैं न्यू मेथोडोलॉजी को लेके। तो ये सारी चीज़ें भी हमें लिखनी पड़ेगी बिकॉज मेंस का आंसर बहुत ही डिटेल में होना चाहिए। ठीक है, सो ये 3 चेंजेस हुए। तो आप पहले लिखो, इसमें आंसर में लिखो, ये लिखा हेडिंग डाला, और उसमें लिखो एज पर सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट ऑफ IMF, एज पर सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट ऑफ IMF। एक काम करो, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट की भी डेफिनेशन लिख ही लो। डेफिनेशन क्या मतलब क्या है वो लिख लो, ब्रैकेट में लिखो व्हाट इज सिस्टम ऑफ, व्हाट इज SNA लिख लो, उसमें आंसर में लिखो, आंसर में लिखो SNA इज द इंटरनेशनली एग्रीड स्टैंडर्ड सेट ऑफ एग्रीमेंट, सॉरी SNA इज इंटरनेशनली, लिखो SNA इज इंटरनेशनली एग्रीड standard set of recommendation, standard set of recommendations on how to compile measure of economic activity, on how to compile measures of economic activity। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ गाइडलाइंस है, हाउ टू कंपाइल मेजर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ना। अब फीचर्स लिखो, ये जो चेंजेस किए हमने इन ए प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में, फीचर्स, उसमें पहला लिखो बेस ईयर फॉर नेशनल इनकम अकाउंटिंग, बेस ईयर फॉर नेशनल इनकम अकाउंटिंग, बेस ईयर फॉर नेशनल इनकम अकाउंटिंग, base year for national income accounting was revised from 2004-2005 to 2004-5 to 2011-12, was revised from 2004-5 to 2011-12। then second economic growth rate, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। देखो एवरेज और टॉपर में बहुत छोटा सा फ़र्क होता है, ठीक है, कि वो आंसर्स को प्रेजेंट बहुत अच्छे से करता है। जैसे आप यही चीज़ शॉर्ट में लिख के आ जाओगे, कुछ बच्चे इसी को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, बट डिपेंड करता है कि मेन क्वेश्चन का थीम क्या है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली नहीं पूछी हुई है, आपको प्रॉपरली इस जैसे कंट्रोवर्सीज, आर्ग्यूमेंट, वो सब तो हमें लिखना ही है, तो इनको आप थोड़ा सा अच्छे से पॉइंट वाइज लिखिए 3 चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, नो डाउट शॉर्ट में भी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, तो ये भी एक पैटर्न है, आप ध्यान में रखिएगा, थोड़ा बहुत साइड में कहीं लिख लीजिएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट टू बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ GDP एट मार्केट प्राइस, GDP मार्केट प्राइस एट कॉन्स्टेंट प्राइस, ऐसे लिखना, GDP मार्केट प्राइस एट कॉन्स्टेंट प्राइस, GDP मार्केट प्राइस एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है, इंस्टेड ऑफ GDP फैक्टर कॉस्ट एट कांस्टेंट प्राइस। अब GDP मार्केट प्राइस क्या है, GDP फैक्टर कॉस्ट क्या है, ऑलरेडी हम सब डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपने नहीं किया है तो पहले 3 लेक्चर कीजिए, ये चौथा लेक्चर, उसके बाद समझ आएगा अच्छे से। सो तो एक बार और बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट टू बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ GDP एट मार्केट प्राइस एट कांस्टेंट प्राइस इंस्टेड ऑफ GDP फैक्टर कॉस्ट एट कांस्टेंट प्राइस। देखिए आजकल मुझे पता है आप लोगों को शॉर्टकट बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बट डोंट गो फॉर शॉर्टकट, ठीक है। जब इनिशियल प्रिपरेशन आप करते हो ना, शॉर्टकट्स कब काम आते हैं, जब आपका सपोज करो जून में या मई में आपका प्रीलिम्स है एंड आप फेब में या मार्च में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, बट शॉर्टकट हमेशा काम नहीं आएंगे। और इस बार का जो प्रीलिम का पेपर था उसमें तो जिसने शॉर्टकट से प्रिपरेशन की होगी वो तो गया, उसका तो वैसे भी नहीं होना, ठीक है। इसलिए प्रॉपरली थरोली प्रिपेयर करो, ठीक से प्रिपेयर करो,
ठीक है। एंड में जब रिवीजन करना होगा तो मैं उसके लिए भी ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है। एंड इनफैक्ट मैं खुद रिवीजन करवा दूंगा सारे सब्जेक्ट्स के, सो डोंट वरी, बस अच्छे से अभी प्रॉपरली कंसिस्टेंटली करना है तुम्हें, इतना ध्यान दो। इंस्टीड ऑफ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एट कांस्टेंट प्राइस, ओके। सो लिख लिया सबने। थर्ड पॉइंट, सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट, सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट टू बी एस्टिमेटेड, sector wise growth rate to be estimated on the basis of GVA at basic price, on the basis of GVA at basic price। GVA मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, जो भी वैल्यू एडिशन होता है प्रोडक्शन मेथड में, ठीक है। तो हमेशा वैल्यू एडिशन कहाँ पे होता है? प्रोडक्शन मेथड में ही काम आता है आपको। तो GVA एट बेसिक प्राइस, डन। सो अब पहले तो GVA एट बेसिक प्राइस क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला। ये रफ करूँ या लिखना है इसको शॉर्ट में? जिनको ब्रैकेट में लिखना हो शॉर्ट में लिख लो। GVA एट बेसिक प्राइस का ही फॉर्मूला लिख देता हूँ, कभी कभी आ जाता है। देखो हमने क्या लिखा, GVA एट बेसिक प्राइस, तो ये क्या है? GVA एट फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज। प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज। और GDP एट मार्केट प्राइस क्या होता है जो हम कैलकुलेट करते हैं, वो हम इसी के बेसिस पे करते हैं। GVA एट बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज। अब समझाता हूँ, ये समझना अच्छे से। देखो GVA क्या होता है? जो भी हम वैल्यू एडिशन करते हैं, कल हमने देखा था लास्ट क्लास में डिटेल में, अगर नहीं देखा है आपने तो वो एक बार पहले देख लो आप, लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर भी है उसका। अब यहाँ पे ये फैक्टर कॉस्ट बोला है, ठीक है, ये बेसिक प्राइस है GVA का। तो सबसे पहले जो भी वैल्यू एडिशन हमने किया एट फैक्टर कॉस्ट, अब यहाँ पे प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स बोथ आर डिफरेंट थिंग। प्रोडक्शन टैक्स जो होता है ये प्रोसेस पे लग रहा है, आपका जो फॉर्म है जो कंपनी है वो लगा रही है उन पे, ये डायरेक्ट टैक्स होता है प्रोडक्शन टैक्स, और ये प्रोडक्शन टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है, ये सब डायरेक्ट है। और जो प्रोडक्ट टैक्स है ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, और ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ये आपका नेट प्रोडक्शन टैक्स हुआ, माइनस करेंगे ना सब्सिडी को, और ये डायरेक्ट टैक्स है, याद रखना। ये आपका हुआ नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो हमने NIT पढ़ा था, ठीक है। NIT कहाँ यूज़ किया था हमने? जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है इसको कहाँ यूज़ किया था? जब भी हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जा रहे थे, फैक्टर कॉस्ट में हमने NIT ऐड किया था, याद है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या थे? इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करो, सब्सिडीज को माइनस करो, ठीक है। सो ये आपका किसी भी चीज़ की प्राइस कैसे मार्केट की डिफाइन होती है, मैंने आपको बताया। जैसे सपोज करो एग्जांपल के तौर पे आपने एक शर्ट खरीदी 100 रुपीज़ की, देन आपको गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगाया 10 रुपीज़, पर गवर्नमेंट ने फिर सब्सिडीज़ दी 8 रुपीज़ की, तो वो आपको शर्ट कितने में पड़ी? 102 रुपीज़। फैक्टर कॉस्ट तो यही था, यानी जो प्रोडक्शन हुआ कंपनी से वो ये था, बट आपको जो मार्केट में प्राइस मिली इसकी वो 102 मिली, वो भी सब्सिडी की वजह से। तो ये दोनों का जो एडिशन होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं इसको। ये इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब्सिडी, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी आपको शर्ट कितने में पड़ी? 102 रुपीज़ में। वैसे ही हमारा GVA एट फैक्टर कॉस्ट हमने निकाला प्लस प्रोडक्शन टैक्स। प्रोडक्शन टैक्स जो प्रोडक्शन यूनिट पे लगता है, यानी कि जो फॉर्म हुआ, जो फैक्ट्रीज हुई, जैसे रेलवे इंडस्ट्रीज, उन सब पे लगता है। बट प्रोडक्ट टैक्स यानी क्या हुआ? जो प्रोडक्ट पे लगेगा। सो ऑब्वियसली GDP में हम तो फाइनल गुड्स के ही टैक्स को कंसिडर करते हैं, तो GDP में हम किसको कंसिडर करते हैं?
प्रोडक्ट टैक्स को। सो इस तरीके से हमारा जीवी एट बेसिक प्राइस हर सेक्टर का हम निकालते हैं, फिर लास्ट में हम जीडीपी निकाल लेते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूलेज लिख लीजिए आप। प्रोडक्ट टैक्स में लिख लेना नेट इनडायरेक्ट टैक्स है ये, और ये नेट प्रोडक्शन टैक्स है विच इज़ डायरेक्ट टैक्स। फिर इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। क्लियर है सबको? अच्छा, सब्सिडीज क्या है? प्रोडक्शन सब्सिडीज, जो भी सब्सिडीज प्रोड्यूस करते वक्त जो यूनिट्स को दिया जा रहा है, प्रोडक्ट पे नहीं दे रहे हैं, जैसे सपोज करो इंडस्ट्रीज को दे दिया, रेलवे को दे दिया, तो वो सब प्रोडक्शन सब्सिडीज हैं। पर प्रोडक्ट यानी जो फाइनल गुड्स पे आएगा, तो प्रोडक्ट सब्सिडीज हमेशा ये जो भी देखो जीडीपी के इंक्लूडेड होगा ना, वो सब फाइनल गुड्स पे ही आएगा, हमें पता है। ठीक है, सो लिख लो इसको। सो क्लियर हुआ सबको? और हम लोग जीडीपी तो पढ़ ही चुके हैं। जीडीपी क्या होता है? समेशन ऑफ सारे जीवीए, जितने भी ग्रोथ सेक्टर है, एस्टिमेटेड सेक्टर है, उन सब का ग्रोस वैल्यू एडेड हम निकालते हैं और उसको क्या ऐड कर देते हैं, तो वो बन जाता है जीडीपी। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड लिखा था ना आपने, अब फोर्थ लिखो। जो चेंजेस किए गए उसमें 3 चेंजेस लिखो है, चौथा लिखो। द न्यू मेथडोलॉजी has widened the data sources that include data from first local bodies, second municipalities, थर्ड विलेज पंचायत। इस बार सीसेट ने भी अच्छा खेल खेला है, मतलब सीसेट का लेवल हर साल इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो नो डाउट आर्ट स्टूडेंट्स को बहुत इश्यूज आ रहे होंगे, इनफैक्ट साइंस वाले स्टूडेंट्स को भी कई जो सारे को इश्यूज फेस हुए हैं। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने बात की तो दिक्कत तो आई है, इसलिए सीसेट की अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब सीसेट को भी छोड़ नहीं सकते, करवाएंगे, सीसेट भी करवाएंगे। ठीक है। द न्यू मेथोडोलॉजी हैज़ वाइडेंड द डेटा सोर्सेज दैट इट इंक्लूड्स डेटा फ्रॉम फर्स्ट लोकल बॉडीज, सेकेंड म्यूनिसिपैलिटीज, थर्ड विलेज पंचायत। थर्ड विलेज पंचायत इसको 1 यूनिट में लिखना। सेकंड, और कहाँ से देखो, अब हमने क्या किया, पहले हम लोग डेटा मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा वाइडेड नहीं था, हमारा डेटा नैरो होता था। अब हमने क्या किया, हर जगह से डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। तो पहला हमने कहाँ से किया, लोकल बॉडीज़, म्यूनसिपैलिटीज़, विलेज पंचायत। अब उसके बाद सेकंड, उसी में सेकंड लिखो, डेटा फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ऐसे ABC कर लो, फोर्थ पॉइंट के 3 कि हमने अब डेटा वाइडेड कर दिया, फोर्थ में 3 कर दो। A लोकल बॉडीज़, म्यूनसिपैलिटीज, विलेजेस। और उसके बाद उसी में B लिखो, डेटा फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेटिंग बॉडी। डेटा फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड रेगुलेटिंग बॉडीज, SEBI, SEBI, IRDAI एक्सेट्रा। ठीक है, IRDAI एक्सेट्रा। लिखा सबने? IRDAI का फुल फॉर्म क्या है, लिख लो ब्रैकेट में।
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पढ़ेंगे ये सब हम आगे बैंकिंग सेक्टर में, इसको डिटेल में लिखेंगे, ठीक है। थर्ड, डेटा फ्रॉम MCA 21, डेटा फ्रॉम MCA 21, इसमें लिखो इट इज डिपोजिटरी, it is depository of financial data, it is a depository of financial data from manufacturing and service sector, from manufacturing and service sector companies under Ministry of Corporate Affairs, MCA, Ministry of Corporate Affairs। यानी अब हमने MCA से भी डेटा लिया, कहाँ से डेटा लिया, MCA से लिया, फिर वेरियस जो इंस्टीट्यूशंस है, SEBI है, SCBI, IRDAI है, इनसे लिया, फिर और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से लिया, प्लस हमने लोकल बॉडीज़, म्यूनसिपैलिटी, विलेजेस, यानी हमने अब सोर्सेज को नैरो ब्रॉड किया है, यानी जहाँ जहाँ से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हो उन सब जगहों से हमने कलेक्ट किया, जिससे हमें एक्चुअल डेटा का पता चल पाए, ठीक है। सो लिखा सबने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, क्लियर है। सो एक बार इसको रीड कर लो आप लोग, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंट्रोवर्सीज क्या है इस पे, लिखो कंट्रोवर्सीज। कंट्रोवर्सीज में लिखो, पहला GDP ग्रोथ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, GDP ग्रोथ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। देखो 2014 में बीजेपी आई, ठीक है, 15 में ये सारे चेंजेस हुए, तो पहला ब्लेम तो यही आया कि GDP सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ और रियल में इंक्रीज हुआ। देखो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, एक 2012-13 टू 13-14 में क्या फ़र्क हुआ, ये रफ कर रहा हूँ, ये लिख लिया ना सबने। आपको मैं डेटा देता हूँ एग्जैक्ट, उससे कंपेयर करना। देखो 2012-13 और 2013-14, ठीक है, जो कि 13-14 नॉर्मल ईयर नहीं था, ये मैं बताता हूँ क्यों नहीं था। सो इसमें देखो डेटा कैसा था, 12-13 में जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी ओल्ड मेथोडोलॉजी के हिसाब से 4.5% थी और यहाँ 4.7% हुई, बट जब न्यू मेथोडोलॉजी से कैलकुलेट किया गया तो इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो गई, 2012-13 की 5.1% आई इस मेथड से, और 13-14 में 6.7%। कितना इंक्रीज हुआ देखो, यहाँ 4.1 था, 5.1 आया, ठीक है, ये तो समझ आता है। यहाँ सिर्फ 0.2% का इंक्रीज है, यहाँ 1.6% का इंक्रीज, इतना सिग्निफिकेंट चेंज आया है, ठीक है। तो कंट्रोवर्सीज तो होंगी ही ना जब, और 2013-14 जो था वो क्राइसिस ईयर था एक तरीके से इंडिया के लिए, ठीक है। सो लिखो पहला, GDP ग्रोथ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, ये एग्जांपल देना पड़ेगा आपको, ऐसा एक एग्जांपल। सो ये एग्जांपल दे दो, क्योंकि 13-14 नॉर्मल ईयर नहीं था, उसमें इतनी ग्रोथ अगर देखने को मिली है तो ऑब्वियस है कि मेथड में कुछ तो इश्यूज है, ठीक है। ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा प्रोफेशनल्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये लिख लो, और उसके बाद लिखो एज पर इकोनॉमिस्ट 2013-14 was a crisis year, 2013-14 was a crisis year, why crisis year, क्वेश्चन मार्क लिखो, why crisis year, ऐसा लिखो, why crisis year क्वेश्चन मार्क, उसमें पहला पॉइंट लिखो। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स कर लो, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट लो। सेकंड, हाई इन्फ्लेशन, ऑब्वियस है हाई इन्फ्लेशन होगा तो हाई इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन अभी हम पढ़ेंगे थोड़े टाइम में। हाई इन्फ्लेशन,
हाई इंटरेस्ट रेट, कैपिटल आउटफ्लो, डेप्रिशिएशन ऑफ रुपी, ये सब टर्म्स आपको डिटेल में आएगा तो घबराना मत, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। कैपिटल आउटफ्लो, डेप्रिशिएशन ऑफ रुपी, इंपोर्ट रिड्यूस हो गए थे हमारे, सो इंपोर्ट रिड्यूस्ड। तो क्या क्या पॉइंट्स थे, देखो पहला सिंपली दिमाग में रखो कि वो ईयर नॉर्मल ईयर नहीं था, फिर इतना ग्रोथ कैसे हो सकता है। तो यही तो इकोनॉमिस्ट ने बोला कि अगर आपका ईयर नॉर्मल ईयर नहीं है, क्राइसिस ईयर है, फिर भी आप यहाँ पे 1.6% प्रीवियस ईयर से ग्रोथ कैसे दिखा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए इस मेथडोलॉजी पे बहुत सवाल उठे थे, बट फिर इसके कुछ फेवर में भी थे और कुछ इसके अगेंस्ट भी थे, तो हम वो भी लिखेंगे बिकॉज मेंस का आंसर लिखना है हमें। ठीक है, सो इसमें क्या हुआ, क्लियर हुआ ना। देखो सेविंग और ऐसे लॉजिक लगाना है। अभी हम ये सब जब खत्म कर लेंगे ना सारे इकोनॉमिक्स के लेक्चर, तो आपको ये सब अपने आप पता चल जाएगा कि अगर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट लो है मार्केट में, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, और अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट हाई है। डेप्रिशिएशन ऑफ रुपी, डेप्रिशिएशन ऑफ रुपी का मतलब समझना, वैल्यू गिरती जा रही थी डॉलर के हिसाब से, ठीक है, और उसके चलते इंपोर्ट भी रिड्यूस हो गए। ठीक है, सो ऑब्वियस ही चीज़ है, नॉर्मल ईयर नहीं था, स्टिल इतना सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला, तो न्यू मेथडोलॉजीज में प्रॉब्लम लोगों को फेस हुई, इकोनॉमिक्स को। अब लिखो आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ न्यू मेथडोलॉजी, आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ न्यू मेथडोलॉजी। जिन लोगों ने न्यू मेथडोलॉजीज को, जिन इकोनॉमिस्ट ने सपोर्ट किया, उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दिया उसके रिलेटेड, ये समझ आया सबको। लिखो पहली चीज़ तो देखो, ये IMF जो IMF है उनके स्टैंडर्ड सेट ऑफ गाइडलाइंस है, यानी SN है, उसके बेसिस पे बनाया गया। तो ऑब्वियस है कि उन्होंने बहुत सोच के, सारी कंट्रीज ने मिलके वो स्टैंडर्ड सेट किए हमें। तो ये तो पहला ही मतलब काउंटर आर्ग्यूमेंट अच्छा था इनका कि बात तो सही थी। ठीक है, सो लिखो बेस्ड ऑन SNA, ब्रैकेट में लिखना UN कन्वेंशन। सेकेंड, independent estimates of World Bank, independent estimates of World Bank and IMF about India's economic growth, about India's economic growth are similar under new methodology, are similar अंडर न्यू मेथडोलॉजी। मतलब IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी खुद से अलग अलग कैलकुलेट किया इंडिया की ग्रोथ, तो उन्होंने भी लगभग वही वैल्यूज दी जो न्यू मेथडोलॉजिस्ट ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट, conceptual improvement by taking into account conceptual improvement by taking into account taxes / subsidies on production। अब तो हमने इसको भी इंक्लूड कर लिया ना, क्योंकि हमने बेसिक प्राइस इंक्लूड किया, तो प्रोडक्शन टैक्सेस और सब्सिडीज को भी हमने इंक्लूड किया। सो conceptual improvement by taking into account taxes and subsidies on production। लिखा सबने? Then it has widened data sources, it has widened data sources to increase sample size of data। ऑब्वियस हमने देखा ना, वाइड, हमने सोर्स को वाइड कर दिया। to increase sample size of data which has enhanced
its authenticity, which has enhanced its authenticity. Okay, so पहली कंट्रोवर्सी क्या थे? सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, इसको हमने देख लिया क्या, और इसको लेके क्या आर्ग्यूमेंट्स है फेवर में इसके. ऑब्वियस है कि SNA के बेसिस पे है. ठीक है, फिर IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी सेमी ग्रोथ मेजर किया, तो ठीक है. सेकंड कंट्रोवर्सी क्या थी? देखो, डीमोनेटाइजेशन कब हुआ? 2016 में. ठीक है, नवंबर 2016 था मेरे ख्याल से. 2016 में मोदी जी रात को 8 बजे आए, कल से सारी नोटें बंद 500,000 की. ठीक है, डीमोनेटाइज हुआ. अब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो ऑब्वियस है कि इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होनी चाहिए. होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना. बट उस साल ग्रोथ में 0.1% का इंक्रीज था, यानी 16-17 के एक क्वार्टर में 16 में 7% थी और 16-17 के फर्स्ट क्वार्टर में 7.1%. हाउ इज दिस पॉसिबल? यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी कितनी? 1%, 0.1%. अब 0.1% इकोनॉमिक ग्रोथ डिमोनेटाइजेशन के बाद भी बढ़ जाए, भाई मेथोडोलॉजी में के ऊपर तो सवाल उठेंगे. बट ये कंट्रोवर्सीज थी. ठीक है, मेथोडोलॉजी के ऊपर कंट्रोवर्सीज थी. अब ये क्यों हुआ? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डीमोनेटाइजेशन की वजह से सबसे ज़्यादा इश्यूज किसने फेस किए? अनऑर्गेनाइज सेक्टर. और इनका डेटा तो अच्छे से हमारे पास होता नहीं है. ठीक है, इनकी अकाउंटिंग हुई नहीं प्रॉपर. ठीक है, अभी हम देखेंगे कि पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर ये सब क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं अभी. बट स्टिल अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी एक तरीके से बोल सकते हो, जैसे कि सपोज करो ऑटो ड्राइवर है. ठीक है, अब ऑटो ड्राइवर जो है वो उसका प्रॉपर वे में उसकी अकाउंटिंग है हमारे पास, वो कितना कमाता है नहीं है, उसकी डिटेल्स है नहीं है. एक नॉर्मल दूध वाला है, उसकी है. मेड है, मतलब मेड है, उसका है, हमारे पास डिटेल नहीं है. तो ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक तरीके से. और भी लेवल पे अच्छे अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, हम इसको बाद में लिखेंगे. बट क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है. सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ, उसका डेटा हमारे पास नहीं था. क्योंकि क्यों ये अफेक्ट हुआ? अब आप लोग सोचोगे इन्होंने तो ब्लैक मनी रखी नहीं थी. बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर इसलिए अफेक्ट हुआ बिकॉज इंटरेस्ट रेट हाई हो गए थे. ठीक है, लोन्स मुश्किल हो गए थे. सेकेंड चीज़ प्रॉब्लम आ गई थी, इन्फ्लेशन बढ़ गया था बहुत ज़्यादा. तो इनके लिए ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई. इन्हें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी. इन्फ्लेशन मार्केट में आ गया था बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो ये सारे इश्यूज इन्होंने फेस किए. ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ और उसको हमने प्रॉपरली काउंटिंग में नहीं लिया. सेकेंड रीज़न, उस टाइम पे ऑब्वियस है कि फ़ोनपे, जीपे, फिर आपका पेटीएम, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इनोवेटिव हो रही थी. यानी डिजिटल मार्केट ज़्यादा तेज़ी से चल रहा था, यानी कैशलेस इंडिया हो रहा था. और अभी तो हो ही रहा है. तो कैशलेस ट्रांजैक्शंस ज़्यादा हुए, जिसको कैलकुलेट किया गया क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड हुए. ठीक है, क्योंकि ब्लैक मनी का सिस्टम ही बंद हो गया था ना उस टाइम पे. थोड़े टाइम के लिए मनी ट्रांसफ़र कम हो गया था बिकॉज लोगों के पास पैसे, वो नोट बंद हो चुके थे. तो कैश ट्रांजैक्शन कम हो गए थे और कैशलेस ट्रांजैक्शंस बढ़ गए थे. तीसरा, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज़ किए गए. मैंने कहा ना इनको कैसे परेशानी, टैक्सेस. तो गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्रीज़ किया गया. और पहले फैक्टर कॉस्ट पे मेज़र होता था, अब मार्केट प्राइस पे मेज़र हो रहा है. तो जब फैक्टर कॉस्ट में मेज़र होता था तो इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं होता था. अब मार्केट प्राइस में हो रहा है तो इनडायरेक्ट टैक्स भी इंक्लूड हो रहा है. और अगर टैक्स बढ़ जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, मार्केट प्राइस पे किसी भी चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू. एक शर्ट है, वो मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट 100 रुपये, मार्केट प्राइस पे वो 110 रुपये हो सकती है इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से. तो ऑब्वियस है कि मार्केट प्राइस के बेसिस पे अगर आप लेते हो तो ऑब्वियस है उस चीज़ की कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी, तो जीडीपी बढ़ के ही दिखेगी. ठीक है, तो लिखो वाई नॉट स्लो डाउन. वाई नॉट स्लो डाउन, क्यों हमें कम नहीं दिखा ये? तो पहला, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वॉज द मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर, वॉज द मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर. एरो करके लिख दो, नॉट फुल्ली अकाउंटेड. प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं कर पाए, नॉट फुल्ली अकाउंटेड. सेकेंड, कैशलेस ट्रांजैक्शन वर इंक्रीज्ड. कैशलेस ट्रांजैक्शंस वर इंक्रीज्ड. और ऑब्वियस है कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़े. पहले क्या होता था,
ब्लैक मनी में या लोग एक दूसरे को कैश में ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करते थे तो वो कैलकुलेट नहीं हो पाता था, वो मनी हमें दिखता ही नहीं था क्योंकि ब्लैक में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते थे। अब लोगों के पास ऑप्शन नहीं था तो लोगों ने कैशलेस ट्रांजेक्शन्स किए, तो ऑब्वियस है कि वो इनकम ज़्यादा नजर आई। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही थी, बट वही चीज़ जो अंडर द टेबल चल रहा था अब वो उनको अबव द टेबल करना पड़ा, और वो चीज़ गवर्नमेंट के नज़र में आई। तो कैलकुलेशन में क्या होगा, ऑब्वियस है कि वैल्यू इंक्रीज दिखेगी। उसमें लिखो फुल्ली अकाउंटेड। एंड द लास्ट, indirect taxes increased, indirect taxes increased which further increased GDP at MP, ये भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसको भी फेवर करने के लिए कुछ लोग तो आएंगे। ठीक है, सो लिखो, क्लियर हुआ सबको, ये बड़ी कंट्रोवर्सी थी। इसमें लिखो, न्यू मेथोडोलॉजी इज बेस्ड ऑन मोस्टली, जो इसके फेवर में कुछ लोगों ने बातें बोली, न्यू मेथोडोलॉजी इज बेस्ड ऑन मोस्टली फ्रॉम MCA 21 डेटा whose data is available since 2011-12, whose data is available since 11-12। पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा है ना, वो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री एंड ये कैलकुलेट करते थे। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा हमें MCA 21 से मिलता है। ये मैं लिखवा देता हूँ, आप लोग लिख लो पहले। फिर नेक्स्ट लिखो, MCA 21 डेटाबेस allows for a more granular approach, GRANULAR, of looking at balance sheet data, of each company, balance sheet data of each company, and aggregating the final performance. Balance sheet data of each company and aggregating the final performance. And aggregating the final performance. Next लिखो, old methodology was based on actual volume index. Old methodology was based on actual volume index, that is actual physical output. उसमें लिखना, उसी में लिखो, old methodology was based on actual volume index, that is actual physical output, which failed to account for the qualitative changes in the growth process. While these are accounted in new methodology, which is based on financial data approach. थोड़ा सा थियरी ज़्यादा है आपको, बट मेंस के आंसर लिखने तो थियरी तो चाहिए ही ना, ऑब्वियस ही चीज़ है, आपको लिखना पड़ेगा। न्यू मेथोडोलॉजी विच इज़ बेस्ड ऑन फाइनेंशियल डेटा अप्रोच। ठीक है, तो मतलब जो ओल्ड मेथोडोलॉजी था वो सिर्फ टोटल आउटपुट देखता था, तो वो क्वालिटेटिव चेंजेस कुछ नहीं देख पाता था, बट न्यू मेथोडोलॉजी के हिसाब से हमने अपना डेटा सोर्स वाइडेंड कर दिया, तो एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी हमें देखने को मिल रहा था। सो नेक्स्ट, अब लिख लो, एक स्टेटमेंट लिख लो।
in old methodology, organized sector data were collected by IIP and ASI. IIP का फुल फॉर्म इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, and ASI का फुल फॉर्म एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री. So organized sector data were collected from IIP and ASI. IIP index of industrial production and annual survey of industry. ऑब्वियस है ना कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी जिनकी सारी डिटेल्स हमारे पास होती हैं, क्या ट्रांजेक्शन्स हुए, क्या सैलरी है, क्या पैसे हम दे रहे हैं, कंपनीज कैसे चल रही हैं. तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा हमें कहाँ से मिल गया? IIP से एंड ASI से हम कलेक्ट करते थे तब. एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर डेटा and of unorganized sector data from NSSO. While in new methodology, organized sector data were collected from MCA 21, while unorganized sector data is still based on NSSO. समझे आप क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो, दो सेक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड है एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है. इनका जो डेटा होता था ना, जो ओल्ड मेथोडोलॉजी, यहाँ लिख रहा हूं मैं ओल्ड मेथोडोलॉजी और यहाँ लिख रहा हूं न्यू. ओल्ड के अकॉर्डिंग इनका जो डेटा होता था वो हम IIP एंड ASI से लेते थे, और न्यू मेथोडोलॉजी में हम MCA 21 से लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से. अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा NSSO तभी देता था, NSSO अभी भी देता है. ठीक है. सो ये ऐसे ही टेबल बना के लिख लो, तो स्टेटमेंट्स के फॉर्म में इतना ज़्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा. इसको लिख लो प्रॉपर्ली. लिखा सबने? अब ठीक है, एक लास्ट स्टेटमेंट. इन कम्युनिकेशन सेक्टर earlier telecom subscribers growth was included. In communication sector, earlier telecom subscriber growth was included, but now minute of uses used. Minutes of uses used. एक दो लाइन आप ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को भी लिख लीजिए, उसके बारे में भी लिखो. आप ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लिखो, इट इज वेल स्ट्रक्चर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज वेल स्ट्रक्चर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट पॉइंट, फिक्स्ड टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स. ठीक है, ऑब्वियस है, सारी चीज़ें फिक्स होती हैं. एंड फिक्स्ड वेजेस फॉर द एम्प्लॉयज. नेक्स्ट लिखो,
मेडिकल एंड अदर बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज, मेडिकल्स एंड अदर बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज। एग्जाम्पल ऑब्वियस है, देखो ये पर्टिकुलर एक्ट जैसे फैक्ट्री एक्ट, ठीक है, फिर ये क्या बोलते हैं शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, अलग अलग एक्ट्स बनाए गए हैं जो कंपनीज के लिए, और उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज सेक्टर पूरा काम करते हैं। उनके आवर्स फिक्स होते हैं कि आप 48 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते, इसलिए तो कुछ कंपनी सैटरडे संडे छुट्टी देती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सारे बेनिफिट्स और जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़, अच्छी सैलरी, फिक्स वर्किंग आवर्स, सारी चीज़ें प्रोवाइडेड होती हैं और गवर्नमेंट इसकी पूरी डिटेल में रखता है अपने पास। बट जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अच्छा इनके एग्जांपल्स क्या होंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर के? गवर्नमेंट जॉब्स, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। गवर्नमेंट सेक्टर, पीएसयूज, इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लिखो बैंकिंग वगैरह भी, बैंकिंग, रेलवे, ये सब आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में लिख सकते हो। बैंकिंग, रेलवे, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लिखो। फिर कुछ अच्छी बड़ी कंपनीज भी जो एमएनसीज वगैरह होती है जहाँ पे फिक्स्ड आवर ऑफ वर्किंग है, सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ है बड़ी बड़ी कंपनीज में, ठीक है। वहाँ पे भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स होते हैं जिनके बारे में पता नहीं होता है, ठीक है, वो अनऑर्गेनाइज का पार्ट हो जाते हैं, बट मोस्टली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लिखो पुअरली स्ट्रक्चर्ड एंड नो रिकॉग्नाइजेशन, poorly structured and no recognition, no fixed term of employment, no fixed term of employment, random working hours and no fixed wages, कुछ भी फिक्स नहीं है। और ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर ये सब भी उसी का पार्ट है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आपको इसकी पूरी डिटेल्स पता होती है? नहीं होती ना, वहाँ पे फिक्स चीज़ें नहीं है, ठीक है। नो बेनिफिट्स ऑफ एनी, नो मेडिकल बेनिफिट्स, एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हो, फार्मिंग, बॉन्डेड लेबर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, ये सब क्या है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो ऑब्वियस ही चीज़ है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा मिल पाना ज़्यादा मुश्किल होता है इन कंपैरिजन टू ऑर्गेनाइज, बिकॉज ऑर्गेनाइज तो आप सीधे आप कंपनीज से या जो IIP है ऐसा ही इनसे ले सकते हो, बट अभी तो MCA 21 भी देगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। बट अनऑर्गेनाइज ज़्यादा मुश्किल काम है, बिकॉज आप सबका डेटा कैसे निकालोगे? सो इसलिए हमेशा एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो कभी हो ही नहीं सकती, बिकॉज अनऑर्गेनाइज सेक्टर जब तक आपका रहेगा तब तक आप प्रॉपरली किसी चीज़ का डेटा नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है? अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सम टर्म्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10-15 मिनट और बस, लास्ट 10 to 15 मिनट्स ये मॉड्यूल खत्म हो जाएगा नेशनल इनकम। और इतने डिटेल में मैंने कवर अप किया, इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और आप ऑब्वियस है जाके देख लेना कोई भी बुक स्टैंडर्ड, उसमें भी इतना डेटा नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सारे टर्म्स नहीं दिए हुए हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे कुछ टर्म्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, तीसरा सारी मार्कर में इनकम हो गई, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। एक एक करके अभी हम सबको समझेंगे। फिर नेक्स्ट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, देखो ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए, आ जाता है क्वेश्चन कई बार, डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। एंड हाउ नेशनल इनकम इज डिफरेंट देन प्राइवेट इनकम, वो पहला ही क्वेश्चन है, हाउ प्राइवेट इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये सारे एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझना, एग्जांपल देता हूँ। अब मार्कर इंक इसमें, सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राइवेट इनकम।
अब देखो नेशनल इनकम जो होता है, जैसे अभी हमने देखा नेशनल इनकम क्या है, मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ नॉर्मल रेसिडेंस इन अ कंट्री, ठीक है, बाय अ नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री। तो अब ये नेशनल इनकम में दो चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। नॉर्मल रेसिडेंस में तो सब आ गया ना, प्राइवेट इंडिविजुअल भी आ गया, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट सेक्टर, यानी नेशनल इनकम आपका दो चीज़ें इंक्लूड करता है, प्राइवेट इनकम प्लस गवर्नमेंट इनकम, दोनों चीज़ें आ गई, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट। प्राइवेट इनकम ये गवर्नमेंट वाला पोर्शन तो इंक्लूड ही नहीं करेगा, ठीक है। यानी एक तरीके से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो प्राइवेट इनकम है वो नेशनल इनकम माइनस गवर्नमेंट इनकम है ना। एक तो ये हो गया, प्राइवेट इनकम क्या होगा, नेशनल इनकम माइनस गवर्नमेंट इनकम, जो बचेगा वो प्राइवेट इनकम। और इसको दूसरे तरीके से अगर हमें डिफाइन करना होगा तो कैसे लिखेंगे हम लोग, प्राइवेट इनकम को हम लिखेंगे इनकम अर्न्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, प्लस अनअर्न्ड इनकम बाय प्राइवेट सेक्टर। मतलब ये तो समझ आ गया कि जो प्राइवेट सेक्टर पैसे कमाएगा वो इंक्लूड होगा। अनअर्न्ड इनकम कौन सा हुआ, अनअर्न्ड इनकम आपका ये हो गया कि कोई ट्रांसफर पेमेंट से, एक इंडिविजुअल लेवल पे अगर मैं समझाऊं, सपोज करो कोई प्राइवेट जॉब करता है एंड उसकी सैलरी 20,000 रुपीज़ है, ठीक है, प्लस उसको हर महीने उसका एक भाई है जो फॉरेन कंट्री में रहता है एंड उसको रेमिटेंस के फॉर्म में वो कुछ पैसे ट्रांसफ़र करता है, जैसे मंथली 10,000 रुपीज़। तो एक्चुअली ये वाला जो इनकम है वो इसने कमाया, अर्न किया है, नहीं, ये अनअर्न इनकम है उसकी, बट स्टिल इसकी टोटल इनकम जो प्राइवेट की वजह से हो रही है वो कितनी है, 30,000। समझा। सो प्राइवेट इनकम क्या है, देखो नेशनल इनकम क्या है जिसमें प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, बट प्राइवेट इनकम इज इनकम अर्न बाय अ प्राइवेट सेक्टर प्लस अनअर्न्ड इनकम बाय द प्राइवेट सेक्टर। अनअर्न्ड इनकम मतलब क्या हुआ कि जो ट्रांसफर पेमेंट्स के फॉर्म में किसी के पास आ रहे हैं। क्लियर हुआ सबको। सो ये आपका प्राइवेट इनकम। पहली चीज तो लिखो प्राइवेट इनकम। नेशनल इनकम तो हम लिख चुके हैं ना, जिसने नहीं लिखा हो पहले लेक्चर में मैंने लिखवाया था, बट स्टिल अगर अभी लिखना हो तो लिख सकते हो, मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री या बाय अ नेशनल ऑफ अ कंट्री, ठीक है। सो प्राइवेट इनकम में लिखो, इट इज द टोटल इनकम, इट इज द टोटल इनकम earned as well as unearned, earned as well as unearned of the private sector, of the private sector during the financial year, during the financial year। ये लिख लो, ये फॉर्मूला लिख लो, प्राइवेट इनकम इक्वल टू इनकम अर्नड बाय द प्राइवेट सेक्टर प्लस अनअर्न्ड इनकम बाय द प्राइवेट सेक्टर, unearned income by the private sector। उसके नीचे लिखो unearned income includes, unearned income includes transfer payments, gifts, grants, etc। unearned income includes transfer payments, grants, gifts, etc। नेक्स्ट है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम आपको समझाता हूँ, देखो ध्यान देना। ये क्लियर हुआ सबको, ठीक है। पर्सनल इनकम क्या है,
पर्सनल इनकम को अगर हम सिंपली एग्जांपल से लें, एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं एक इंडिविजुअल के बेसिस पे एग्जांपल, सपोज करो आपकी सैलरी, ठीक है, और 40,000 रुपीज़ है। आपने सुना होगा CTC, ठीक है, एनुअल जो इनकम होता है, ठीक है, एनुअल इनकम। जैसे आपकी जो टोटल सैलरी है जो असाइन हुई है कंपनी से, वो सपोज करो 8 लाख पर एनम है, बट आपके हाथ में 8 लाख नहीं आएगा, आपके हाथ में 8 लाख नहीं आएगा, बिकॉज इसमें से आपका कुछ PF कटेगा, कुछ अदर इंश्योरेंस अलाउंस कटेंगे, कुछ बेनिफिशियरी अलाउंस कटेंगे जो आपको बाद में पेंशन या रिटायरमेंट के वक्त मिलता है, तो इसमें से कुछ पोर्शन कट जाता है। तो आपके पास 8 लाख जो ईयरली इनकम है उसमें से सपोज करो आप 1.5 लाख आपका कट होता है, तो आपका पर्सनल इनकम 7.5 लाख हुआ। हाँ, टैक्सेस भी अभी इसमें आएंगे, बट अभी यहाँ पे टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, ठीक है, मतलब टैक्सेस भरने के पहले जो आपकी इनकम है आपके पास आ रही है वो पर्सनल इनकम है। यानी अगर हम इसको सिंपली लिखें तो प्राइवेट इनकम माइनस इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, एग्जाम्पल PF, ठीक है। क्लियर हो रहा है सबको? सो लिखो, इसमें डेफिनेशन लिखो पर्सनल इनकम की। क्लियर हुआ आपको? तो सपोज करो आपकी मंथली इनकम 30,000 रुपीज़ है ऑन पेपर, बट आपके हाथ में ये सब कुछ उसमें से कट जाता है कुछ पोर्शन, जैसे 2,000 रुपीज़ बाकी चीज़ों के लिए, एंड आपके हाथ में आता है 28,000 रुपीज़, ये आपकी मंथली पर्सनल इनकम है। बट अभी भी ये डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, बिकॉज इसमें से भी कुछ पोर्शन आप टैक्स दोगे, ठीक है। सो लिखो पर्सनल इनकम में इट इज़ द टोटल इनकम, it is the total income which is actually received by the household, before payment of personal taxes during financial year, before payment of personal taxes, before financial year। फॉर्मूला लिख लो, एग्जाम्पल लिखना हो तो लिख लेना। PF एंड अदर अलाउंस जो भी कटता है, डन? समझ आ रहा है सबको? ठीक है, आसान है एकदम। आगे करें। नेक्स्ट, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इसको रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, अब देखो नाम से पता चल रहा है जो आप खर्च कर सको। तो डिस्पोजेबल इनकम सिंपली क्या होगा? पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस एंड फाइन्स। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, वेल्थ टैक्स। हाउस टैक्स तो नहीं आएगा, आपकी इनकम पे जो टैक्स है, तो वेल्थ टैक्स से लिख लो, ठीक है। तो पर्सनल इनकम जो आपकी थी, जिसमें आपने अभी टैक्स पे नहीं किया था, आपका सिर्फ PF वगैरह जो कटा था वो थी। अब एग्जांपल जो आपके हाथ में 28,000 आया था पिछले एग्जांपल में, उसमें से आपने 2800 टैक्स भर दिया, किस अलग अलग चीज़ों का मिला के। सो जो भी आपके हाथ में आई वो आपकी जो हुई वो टोटल इनकम हुई। कितनी आई? 28 में से 26,200, सॉरी 25,200, ठीक है, 25,200 ये आपकी
डिस्पोजेबल इनकम, यानी आप इसको खर्च कर सकते हो, क्योंकि ये तो आपको गवर्नमेंट को देना है, इसके पहले जो कट गया वो कट ही गया। सो आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो ये है। सो ये लिख लो आप। डेफिनेशन हमने लिख लिया, नहीं लिखी है तो लिखो। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में लिखो, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में लिखो, इट इज द टोटल इनकम, it is the total income which is available for use with the household स्लैश करके इंडिविजुअल लिख लेना ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। इट इज द टोटल इनकम विच इज अवेलेबल फॉर यूज विद द हाउस होल्ड, ये स्लैश करके इंडिविजुअल ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, ये फॉर्मूला लिख लो। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस एंड फाइन्स, यानी एग्जांपल इनकम टैक्स। नेक्स्ट है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, लिखो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, पर्सनल हो गया, लास्ट वन नेशनल। इसकी भी डेफिनेशन लिख लो आप लोग। इट इज द टोटल इनकम, इट इज द टोटल इनकम which is available for use of normal residents of a country during financial year। अब पूरी कंट्री लेवल पे जो इनकम हमारे पास है, इट इज़ द टोटल इनकम विच इज़ अवेलेबल फॉर यूज बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। क्या होगा वो, लिखो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस NIT, नहीं ऐसे लिखो इसको, फ्रॉम अब्रॉड मत लिखो, पहले ये लिखो, मैं लिख देता हूँ। देखो जो भी नेशनल्स के पास अवेलेबल है, सो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम को ऐसे लिखो, काट देना वो पहले जो लिखा है, अब लिखो जो बोल रहा हूँ। देखो नेशनल इनकम जो हमारी है, ठीक है, या इसको GDP भी लिख सकते हो, जो हमारी टेरिटरी में आई है, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो है ही, प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, ये टोटल पैसा नेशनल डिस्पोजेबल इनकम लिख लो। सो होप सो क्लियर हो रहा है सबको। एंड लास्ट अब कुछ फैक्चुअल डेटा जो आपके प्रीलिम्स में MC के तौर पे आ सकते हैं, ठीक है। एंड कोई भी चैप्टर करते हो उसके लिए 1-2 पेज, वैसे तो मैंने सारा करंट कवर ही किया है, बट 1-2 पेज छोड़ दिया करो, चैप्टर कंप्लीट होता है तो। अभी मत छोड़ना, अभी कुछ और लिख लेते हैं, फिर 1-2 पेज मैं बोलूँगा छोड़ देना, उसमें बाद में मैं तुम करंट फैक्चुअल डेटा, क्योंकि पूरे साल आएगा जो, वो ऐड ऑन करते जाओ, ठीक है, उससे रिलेटेड टर्म से। उस वहीं पे छोड़ दो 3-4 पेज, 3 पेज छोड़ दो, जिससे क्या होगा ना, जो भी न्यूज़पेपर में आ रहा है GDP रिगार्डिंग, या ओल्ड मेथोडोलॉजी न्यू मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर कोई और कंट्रोवर्सी आ रही है, किसी RBI गवर्नर ने कुछ बोला है, ठीक है, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, इस पर भी मैं आपको एक दिन प्रॉपर डिस्कशन करूँगा इस पर, बिकॉज बहुत सारे बच्चे करंट अफेयर को लेकर परेशान रहते हैं। सो इसको भी मैं बताऊँगा। सो जो भी आएगा डेटा उससे रिलेटेड वहीं पे लिख देना, ठीक है। अलग अलग करंट अफेयर की 10 नोटबुक्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक आप लिख रहे हो स्टैटिक प्लस करंट, यही पढ़ाई करनी है, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। एंड कॉन्सेप्ट तो होप सो आपके सब क्लियर हो गए होंगे। बहुत डिटेल में मैंने ये चैप्टर डिस्कस किया है, इनफैक्ट पूरा इकोनॉमिक्स डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आपने अगर अच्छे से कर लिया तो इसके बाहर से कुछ नहीं जाना है, इसी को बार बार रिवाइज करो। सो फैक्ट्स लिख लो, फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट। उसमें पहला स्टेटमेंट लिखो, the first estimate of national income of India was made by Dadabhai Naoroji
was made by Dadabhai Naoroji for the year 1867 and 68. पहली बार दादाभाई नौरोजी ने इसका एस्टिमेट किया था, अनऑफिशियल था बट किया था, फॉर द ईयर 1867 68. In his book Poverty and Un-British Rule, उनकी बुक थी पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, उसमें उन्होंने मेंशन किया था इन इंडिया, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. लेगा नेक्स्ट, फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम वाज मेड by Professor V.K.R.V. Rao, विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराजा राव, बहुत बड़ा नाम है, अभी मैंने खुद ने गूगल किया क्योंकि विजेंद्र याद रहता है बट आगे का रंगा वरज आप लोग देख लें, ठीक है. सो V.K.R.V. राव इन 1931-32. Next, the first official estimate of national income. The first official estimate of national income was made by Ministry of Commerce and Industry. For the financial year 1948-49. Since 1956, CSO ब्रैकेट में लिखना, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन has been estimating national income and related aggregates. Since 1956, CSO has been estimating national income and related aggregates. ठीक है, उसके बाद अब देखो एक लास्ट लिख लो, all reports are implemented under the all reports are implemented या published under the Ministry of Statistic and Program Implementation, MOSPI, Ministry of Statistic and Program Implementation, यानी अंडर द MOSPI होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. क्लियर हुआ? सो यहाँ पे आपका मॉड्यूल 1 यानी नेशनल इनकम चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ. नेशनल इनकम एंड इट्स अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ इनकम बहुत डिटेल में पढ़ाया है. एंड ऑब्वियसली चीज़ें जो इसमें चारों लेक्चर प्रॉपर कर लिए ना, यहाँ से एक भी मार्क्स आपके जाने नहीं है. और मेंस के रिगार्डिंग भी मैंने इसको करवाया. अब जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनका टेस्ट कंडक्ट होगा 15 मिनट से, जहाँ तक लास्ट क्लास में हमने किया था वो आप देख लो. और ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए हम टेलीग्राम पे टेस्ट अवेलेबल करा देंगे, ठीक है. मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन में आ जाएगा आपका. सो देख लीजिएगा, आप टेस्ट दीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस बिना टेस्ट के आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितना भी पढ़ लोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है. सो टेस्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक है. सो नेक्स्ट मॉड्यूल हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. सो यहाँ तक के लिए आपका एक बड़ा पोर्शन ख़त्म होता है, ठीक है. सो इसको प्रिपेयर कीजिए प्रॉपरली, नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए. नो नीड ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, जस्ट डू और प्रिफर अवर नोट्स थरोली, ठीक है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है. सो
इसको जितना हो सकता है आप रिवाइज़ कीजिए बार बार, ठीक है। सो आप लोगों के लिए भी टेस्ट ऑनलाइन जो MCQs हैं वो टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, एंड इसके लिंक में भी हम उसके डिस्क्रिप्शन 1-2 दिन में डाल देंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।